तो मिक्स्ड है चीजें। टेंशन यह है कि हाँ, ट्रंप टैरिफ को लेकर रोज रोज नए ऐलान कर रहे हैं। आज वायर केबल वाली कंपनीज फोकस में रहेगी, लेकिन क्योंकि कॉपर एक बड़ा रॉ मटेरियल उनके लिए होता है। देखते हैं कि किस तरह का एक्शन आज यहां पर होता है। लेकिन टैरिफ के अलावा जो दूसरी जो चिंता है बाजार के लिए, वो है एफआईज की। एफआईज लौट नहीं रहे हैं और ये निश्चित तौर पर बाजारों को अब परेशान कर रहा है। परेशान से ज्यादा हम कह सकते हैं कि इरिटेट भी करने लगा है अब एफआईज का नहीं लौटना, क्योंकि परसों के सत्र में, कल तो हमारे बाजार बंद थे शिवरात्रि के मौके पर, लेकिन परसों करीब 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की फिर से एफआईज की सेलिंग आई है, 3,500 करोड़ रुपए के आसपास की। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में और स्टॉक ऑप्शंस में 2,500 करोड़ रुपए की, 3,000 करोड़ रुपए की बाइंग आई है। किस तरह से समझें एफआईज के आंकड़ों को? निफ्टी में, निफ्टी बैंक में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। डिम्पी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। एफआई से शुरुआत कर लेते हैं। हालत वही है, बस आंकड़े थोड़े से अलग होंगे, बिकवाली ही चल रही है। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? आप ये सोचिए, आपके पास भी क्वेश्चन नहीं है पूछने के लिए, आप घुमा फिरा के किसी तरह से पूछ भी लेते रहे, लेकिन अब आपके पास भी क्वेश्चन नहीं पूछने के लिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एफआईज की प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो चुकी है, कि हम अलग अलग तरीके से हम पूछ भी चुके हैं, लेकिन अब हमसे पूछा तक नहीं जा रहा, हमसे भी बोला नहीं जा रहा। आप पूछेंगे क्या, मैं सिर्फ बोल ही नहीं सकूँगा, हमसे बोला भी नहीं जा रहा। तो कहने का मतलब यह है कि हम जिस प्रॉब्लम पे खड़े हैं वो टस से मस नहीं है, वो प्रॉब्लम तो जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप थोड़ी देर पहले टैरिफ की बात बोल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं तो आपको टैरिफ याद आता है, लेकिन मेरे को बड़ी हैरानी है इस बार की लेवल्स को देख के या चीज़ों को देख के। 3 देशों के उन्होंने नाम लिए थे। फर्स्ट लिया था एक मैक्सिको का, दूसरा उन्होंने नाम लिया था ब्राज़ील का, एक तीसरा नाम उन्होंने कहा था चाइना का। 2 देशों को उन्होंने 1 महीने की मोहलत दे दी थी कि हम आपके ऊपर 25% की ड्यूटीज़ नहीं लगाएंगे। तीसरे देश के साथ उन्होंने 10% की ड्यूटीज़ के साथ तय कर दिया था, और वो था चाइना। क्या चाइना सिर्फ 10% ड्यूटीज़ के लिए है? आपसे जो वो बात करते हैं तो वो 25% ड्यूटीज़ की बात बोल रहे हैं। यूरोपियन कंट्री से बात बोल रहे हैं तो 20% ड्यूटीज़ की, 25% ड्यूटीज़ की बात बोल रहे हैं। हमसे जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं हम तो रेसिप्रोकल टैक्स के अंदर बिलीव करते हैं। लेकिन जिनसे प्रॉब्लम थी और जिनसे टैरिफ शुरू हुआ, टैरिफ वर्ड ही ईजाद वहीं से हुआ, और वो था चाइना। वहाँ पे सिर्फ 10% टैरिफ लगाने के बाद आपके कानों में कभी कोई बात आई कि हाँ चाइना के ऊपर कोई टैरिफ लगाया गया? नहीं। तो ये बात जग जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्तों के साथ ही थोड़ा प्रेशर कर रहे हैं, वो अपने दुश्मनों से नहीं लड़ पा रहे हैं। एक और चीज़, चलो मैं कह भी देता हूं कि उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया, आप खुद सोच के देखिए, चाइना की इकॉनमी जो कि हांगकांग से भी रिप्रेजेंटेशन दिखाती है, वो अपने आप में 3% ऊपर है। जिन 2 देशों को टैरिफ के ऊपर लड़ना है, उन दोनों देशों के बाजार चल रहे हैं, जिसका दूर दूर तक कोई सरोकार ही नहीं है। वर्ल्ड मार्केट का सिर्फ 3% एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पार्ट है, डेट इज कॉल्ड इंडिया। वो एशिया मार्केट का सबसे ज़्यादा टूटने वाला इंडाइसिस बन गया है। और ये 9 से 10% जो इंडाइसिस टूटे हैं, ये मैं साल की बात नहीं बोल रहा, ये मात्र 5 महीने में टूटे हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि सिचुएशन कहाँ पे है। और मैं सारे फैक्चुअल डाटा बोल रहा हूँ। अगर आप काउंटर चेक करना चाहें तो इसको रिकॉर्ड कीजिए और आप इसमें काउंटर चेक कर लीजिए। और आप देखना चाहें तो आप हांगकांग का बाजार भी चेक कर सकते हैं, है ना। कहने का मेरे मतलब ये है कि टैरिफ के अलावा भी 100 प्रॉब्लम सिस्टम में एक साथ जुड़ के आ गई। आपका रुपया वीक हुआ, आपके पास एफआईज की होल्डिंग कम हो गई। एक आंकड़ा आपको मैं और भी बता देता हूं, क्योंकि इस चर्चा को आपने इस लेवल पे एकदम से शुरू किया। आपके लास्ट टाइम की जो अर्निंग्स आई हैं, उसमें से 44% ऑफ द कंपनीज की अर्निंग्स ने अपने एस्टिमेट्स को भी मिस कर दिया। यानी कि जो उनसे उम्मीद थी कि इतने नंबर लेके आएंगे, उसमें से आउट ऑफ मोर देन मतलब मोर देन 40% ऑफ द कंपनीज ने अपने टारगेट्स को मिस किया है। और इससे पहले 1 क्वार्टर की जीडीपी का स्लो डाउन आप पहले भी सुन चुके हैं अपने कानों में। तो कहने का मतलब प्रॉब्लम चौतरफा है। उस चौतरफा प्रॉब्लम से मार्केट को प्रॉब्लम है ही है, टैरिफ एक हिस्सा भर है। और मैं थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ लगाने वाली बात समझता हूँ ना, अब मेरे को लगता है वो इतना डरा रहे हैं कि आपका डर भी गुम हो जाएगा। एक लेवल बाद आप टैरिफ की खबर ना हेडलाइंस बनाओगे ना कोई बात बनाओगे। अभी तो नया नया है सब कुछ, इसलिए शायद आप भी, हम भी और सब भी ये बात सोचते हैं। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि उसके बाद हम टैरिफ को लेकर इतने गंभीर हो जाएंगे, क्योंकि इतनी मार खा चुके होंगे, टैरिफ की इतनी प्रॉब्लम सुन चुके होंगे कि फिर टैरिफ भी मार्केट के अंदर डिस्काउंट हो जाएगा। अब आते हैं एफआईज के नंबर्स पे। अच्छी चीज़ मैं बता देता हूँ, एफआईज की होल्डिंग करीब 1.5 से 2% बढ़ी है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। क्या ये 1.5 से 2% बढ़ना बहुत बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, तो सिर्फ डेरिवेटिव एक्सपायरी का इम्पैक्ट है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है।
आप तो फिर भी गिरते, बहुत ज़ोर से गिरते, लेकिन और डेरिवेटिव एक्सपायरी को थैंक यू करना होगा और थोड़ा रोल ओवर्स के नंबर्स को थैंक यू करना होगा, क्योंकि रोल ओवर्स की पोजीशंस चल रही हैं। मोर देन 55% से अगर रोल ओवर हो चुका है। निफ्टी बैंक निफ्टी के रोल ओवर्स के नंबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। वहाँ पर अगर आप देखेंगे इसी वजह से ही बाज़ार में कोई मेजर गिरावट या मेजर आप प्रॉब्लम क्रैक से वापस बचे हैं। लेकिन जैसे एक्सपायरी ख़त्म हो जाएगी, जैसे आज, फिर क्या करेंगे आप? क्या फिर हम फिर से उसी डगर पे चले जाएंगे कि जहाँ पे बड़े बड़े कट्स या बड़े क्रैक्स आ सकते हैं? यस, क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं, अभी भी आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा बी अवेयर रहना है। मैं फिर से वो सारे लेवल्स आपको मैं बता देता हूँ। एफआईएस की जो होल्डिंग है वो बढ़कर 71% हो गई है, और सॉरी माफ़ कीजिए 17% हुई है। और रिटेल की होल्डिंग्स जो है वो करीब करीब अभी 70% के आसपास चल रही है। और डीआईएस की होल्डिंग में स्लाइटली 1 से 1.5% का नेगेटिव हुआ है, यानी कि जो 61% तक चले गए थे वो घट कर थोड़ा 59.5 समथिंग तक आ गए हैं, यानी कि आप 59 ही समझ लो रफ से। ये हमने सब ग्राफिक्स वगैरह छपे हुए हैं कि देख लीजिए कितना लॉन्ग कितना शॉर्ट है। इसमें एफआईज, रिटेल और डीआईज तीनों का कॉम्बिनेशन देते हैं। चौथा अकाउंट होता है प्रो अकाउंट्स, जिसको हम एचयूएफ अकाउंट्स या फिर फैमिली अकाउंट्स भी बोलते हैं। वो टिपिकली हम डालते नहीं है ना। तो 3 अकाउंट्स हो गए, तीनों पे किस किस की कितनी कितनी लॉन्ग पोजीशंस है वो आपके सामने हमने डाल दी है। अब एक और पॉइंट मैं एफआईज के पॉइंट व्यू से और भी क्लियर कर दूं, क्या एफआईज एक ही दिन में आ जाएंगे? नहीं। एक चीज़ का ना हमको और थोड़ा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। क्या अगर 4-5 देश जो वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर टॉप मोस्ट देश में है, उसमें वो पैसा कहाँ पे मूव कर रहा है? क्या वो पैसा चाइना की तरफ मूव कर रहा है? क्या वो पैसा इंडिया की तरफ मूव कर रहा है, रूस की तरफ कर रहा है, या फिर ब्रिटेन की तरफ कर रहा है, या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ कर रहा है? तो अगर आप मेरे से जवाब देखेंगे, पैसा अभी कहीं मूव नहीं कर रहा। ठीक है, मेजॉरिटी हिस्सा अभी भी यूएस के अंदर ही पंप्ड है और यूएस के अंदर ही है, वहाँ से मूव होके नहीं आया। अच्छा, ये कैसे पता लगा है? 4-5 देशों की इकोनॉमीज़ के भी एफआईज की अगर आप होल्डिंग्स वगैरह चेक करेंगे, भले उनकी उस स्पीड से नहीं घटी है, लेकिन उनके पास भी अब फ्लोज का आना थोड़ा लिमिटेड हुआ है। ये बताने के लिए सफिशेंट है कि एक उम्मीद की किरण तो है कि एक ना एक दिन आपके पास एफआईज वापस लौट सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर मल्टीपल चीज़ें ठीक करनी होंगी, वो शायद होंगी अपने हिसाब से। इसलिए आप कोई एग्रेशन और डिप्रेशन के शिकार ना बनिए, शांति से बैठी रहिए। कई लोग टकराते होंगे आपसे भी, मेरे से भी, और मैं सभी को ये बात बोलूँगा, थोड़ा टफ दौर है, मुश्किल का दौर है, आप शांति से काट दीजिए, अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। ठीक है, बार लौटेंगे और एफआईआईस की वापसी भी भारतीय बाजारों में होगी, ऐसी सबकी उम्मीद है। लेकिन इसके अलावा इंडेक्स लेवल की बात करें तो ज़्यादा कुछ बदलाव तो दिखे ही नहीं थे मंगलवार के सत्र में। हाँ, सोमवार को भारी गिरावट दिखी थी। 300 अंकों की गिरावट के साथ हमने 22,700 और 600 के लेवल्स तोड़े थे, लेकिन मंगलवार को 22,550 के आसपास ही बंद होते हुए नजर आए। ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखा था। डिम्पी, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं होंगे। हाँ, कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं है शीशा, क्योंकि ना तो लेवल्स में कोई चेंज है, ना ही कन्विक्शन में चेंज है, ना ही एफआईएस की होल्डिंग्स में चेंज है, ना ही अब अर्निंग्स आती हैं, ना ही ग्लोबल मार्केट्स में चेंज है। तो एज सच कोई मेजर चेंजेस तो है नहीं। बस हाँ, एक चेंज जरूर हो रहा है कि आज हम फेब सीरीज़ को टाटा बाय बाय कर देंगे और मार्च के अंदर एंटर कर जाएंगे। ये डेरिवेटिव एक्सपायरी के हिसाब से, इसलिए मैं कुछ एक लेवल से मैं आपके सामने इंपॉर्टेंसली उसको थोड़ा रख देता हूँ। पहला लेवल आता है रोल ओवर का। रोल ओवर के नंबर से हमको क्या समझना चाहिए, मैंने आपसे कहा था जब फाइनल रोल ओवर आ जाएंगे तो मैं आपके सामने पॉइंट्स रखूंगा। निफ्टी का रोल ओवर 62% है और बैंक निफ्टी का रोल ओवर 58% है। एक्चुअली में थोड़ा सा भी एवरेज से कम है, लेकिन आज का मैं जोड़ दूं तो एवरेज के बराबर हो जाएगा। आज भी तो होगा ना रोल ओवर, तो आज भी रोल ओवर होगा तो एवरेज के बराबर हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल रोल ओवर्स, इसमें कोई भी ना ही एग्रेशन दिख रहा है ना ही कोई डिप्रेशन दिख रहा है। तो रोल ओवर से अगर आपको जज करना चाहें कि अगली सीरीज़ बहुत तेज़ होगी या बहुत ख़राब जाने जा रही है, ये आपको कोई सेंस नहीं दे रहा। ये एक नॉर्मल रोल ओवर की तरह रोल ओवर्स है। क्या रोल ओवर सर नेगेटिव साइड पे टिल्ट है या थोड़ा पॉजिटिव साइड पे टिल्ट है? ये नेगेटिव साइड पे ज़्यादा टिल्ट है, यानी कि पोजीशंस को जो आप काट रहे हैं वो काटने की तादाद कम है, बल्कि शॉर्ट साइज का कैरी फॉरवर्ड ज़्यादा है। इसलिए करीब 60% का रोल ओवर आ गया, अभी एक दिन बाकी है। यानी कि एवरेज में अगर आज 15% भी जोड़ दो तो 75% का रोल ओवर हो जाएगा। 13% टूटने के बावजूद भी अगर 75% का रोल ओवर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा रोल ओवर हुआ है ये नेगेटिव साइड्स पे भी।
तो अब आपको अगली सीरीज़ में एकदम से परिवर्तन दिखेगा, ये कम से कम रोल ओवर की फिगर आपको नहीं बता रही है, ये मैं और क्लियर कर दूं। दूसरा पॉइंट, रोल ओवर की जो कॉस्ट है वो 130 पॉइंट की आ रही है निफ्टी की और करीब 250 पॉइंट के बैंक निफ्टी की। ये इतना महंगा पड़ने जा रहा है, आपको अपनी कॉस्टिंग में आप जोड़ लीजिएगा, आपको अगर एक्सटेंशन चाहिए तो। अब आपने आशीषा ये लेवल पूछा था कि लेवल्स में कोई चेंजेस हैं, लेवल्स में सच कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि आप 22,800 तोड़ के आए हो। और अगर आप ऑप्शंस को गौर से देखोगे ऑप्शन चेन को, तो 22,800 से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 22,700 की कॉल में खड़ा हो गया। इसका मतलब 22,800 तो तब देखोगे, उससे पहले 22,700 भी अब टफ रेजिस्टेंस में तब्दील हो चुका है। तो ये एक और प्रॉब्लम है कि आपके जो रेजिस्टेंसेस एरिया है वो और ड्रैग करते जा रहे हैं और नीचे आते जा रहे हैं। तो 22,800 वाला 22,700 हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है। तो 22,700 और 22,800 ये आपके एरिया हो गए रेजिस्टेंस के। सपोर्ट कौन से हैं? वैसे को तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। 22,500 फिर भी आप मान के चलिए, और 200 पॉइंट का स्विंग उसके अंदर और जोड़ दीजिए। ये स्विंग करीब 1 से 1.5% इम्पाइल्ड वॉलिटिलिटी के हिसाब से कैलकुलेटेड है, इसलिए 22,300 और 22,350 तक की रेंज का एक और सपोर्ट बनता है। वो बाकायदा हमने लिख दिया आपके लिए, 22,500 22,300 सपोर्ट और 22,700 और 22,800 रेजिस्टेंस है। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, नो चेंज इन स्टांस, तीनों स्टांस अपने एज इट इज़ रखना। पहला स्टांस आपका है कि नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। सेकंड इज एक्यूमुलेशन, मेजर डिप आने पर ही मार्केट्स के अंदर वापस एंट्री करना, चलते बाजार के अंदर ना उतरना। और तीसरा, बाय राइट एंड सिट टाइट, अच्छे ही शेयर पकड़ के बैठे रहना। थोड़ा समय टफ है, आप सब बायर हैं, हम सब भी बायर्स की ही सोच रखते हैं, इसलिए हम सबको ऐसा बोलना पड़ रहा है, नहीं तो चांदी काट रहे हैं वो जिनका बियर स्ट्रैप है। ठीक है, निफ्टी को लेकर ये रणनीति हो गई। आज निफ्टी बैंक को लेकर जरा समझते हैं। डिम्पी, एक खबर आई है वो ये कि आरबीआई ने एनबीएफसीज के लिए रिस्क वेटेज में 0.25% के आसपास की कटौती की है और उम्मीद जताई है कि क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा और जो रिकवरीज हैं वो तेज होंगी। तो निश्चित तौर पर ये बैंकों के लिए भी पॉजिटिव और एनबीएफसीज के लिए पॉजिटिव है। क्या निफ्टी बैंक में किसी अलग तरह की हम चाल की उम्मीद आज कर सकते हैं और क्रूशियल लेवल्स क्या होंगे? निफ्टी बैंक में तो नहीं, आप फिन निफ्टी में ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि जो फाइनेंशियल कंपनीज आप बता रहे हो उसका जो मेजर इंडाइसिस है वो फिन निफ्टी है, यानी कि फाइनेंशियल निफ्टी, और टिपिकली उसकी एक्सपायरी मंगलवार को होती है, वो निपट चुकी है। अब आज क्योंकि आप डेरिवेटिव एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की कर रहे हो, तो इसलिए फिन निफ्टी पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव आ सकता है, बट बैंक निफ्टी में कोई मेजर कंपनी ऐसी नहीं है जिसका इम्पैक्ट आ पाए। एक और बात, क्या ये जो लिक्विडिटी बढ़ाने की बात है या फिर रिलैक्सेशन या वेटेज की कैलकुलेशंस जो हो रही हैं, ये आरबीआई की अपनी एक निजी प्रॉब्लम है जो कि लिक्विडिटी को मेंटेन रखने की है। इसका बाजार से कुछ मेरे को लगता नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे एक सरोकार होगा या कनेक्शन होगा। इससे पहले भी आपको पता है कि हमने ना केवल रेट कट लिया था 0.25% का, बल्कि उससे 4 दिन पहले हमने लिक्विडिटी का इंजेक्शन भी लिया था। वो इंजेक्शन था करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, लेकिन बाजार की दशा और दिशा देखिए, उसके बाद से हम और तेज़ी से टूटे। कहने का मेरे मतलब है कि जो लिक्विडिटी है और मार्केट का कनेक्शन है वो भी डिसकनेक्टेड सा है। हाँ, आरबीआई अपना काम कर रहा है और अच्छे से भी कर रहा है, मैं उम्मीद मानता हूँ और अच्छे से करेगा कि वो लिक्विडिटी को मेंटेन रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाज़ार को बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट डालेंगे। बाज़ार की प्रॉब्लम दूसरी तरीके की है, उसको कन्विक्शन चाहिए, उसको एक ऐसे बड़े आदमी की आवाज़ सुननी है जो ये कहे चिंता की बात नहीं, आप खरीदो, हम बैठे हैं। उसको वो आवाज़ चाहिए, उसको एफआईएस की होल्डिंग्स चाहिए, उसको ग्लोबल मैटर्स पे कोई फालतू की चर्चाएं नहीं चाहिए। उसको चाहिए यूक्रेन और रशिया का वॉर अब ख़त्म करो। आप इतनी क्या ख़त्म करने पे भी आपको समय लग रहा है ना, तो ऐसी चीज़ें चाहिए उसको। वो उसमें इंटरनली एक डिवीजन ऑफ इकोनॉमी, आरबीआई अगर कोई लिक्विडिटी के कुछ भी चेंजेस करता है, वो मेरे को लगता है वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है, वो कोई मेजर चेंजेस तो नहीं ला पाएगा। और इससे पहले के एग्जांपल्स मैं आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ। अब आते हैं कि आपने बैंक निफ्टी का पूछा कि बैंक निफ्टी में क्या किया जाए। देखिए, बैंक निफ्टी की भी वही प्रॉब्लम है जो निफ्टी की, कोई अलग तो है नहीं है, बस इसके पास और उसके में एक ही मेजर प्रॉब्लम है कि वो अपने रीसेंट सपोर्ट्स को भी ब्रेक करके एक और डाउनफॉल की नए रेंज में जा चुका है, जिसको हम 22,800 का सपोर्ट कहते थे, उसको भी तोड़ के इसके नीचे खड़ा है। जबकि इसके साथ अभी भी इसका पुराना सपोर्ट एरिया जो कि 48,000 के आसपास का बनता है, वो उसने ब्रेक नहीं किया। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ़र्क क्या है, तो मैं बोलूँगा सिर्फ 600 पॉइंट का फ़र्क है।
500 से 600 पॉइंट का। 600 पॉइंट बैंक निफ्टी थोड़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से खड़ा है, निफ्टी के मुकाबले थोड़ा आगे खड़ा है, बस इतना ही फ़र्क है। ना तो कन्विक्शन में, ना ही ट्रेड में, ना ही उसकी लीडरशिप में, ना ही किसी तरह में कोई मेजर चेंजेस आ रहे हैं। सिर्फ 600 पॉइंट का टोटल फ़र्क है। ठीक, इस 600 पॉइंट के अंदर एक दिन निफ्टी अगर 200 पॉइंट चल गया और बैंक निफ्टी सिर्फ 300 पॉइंट चला, तो आप वो 600 पॉइंट का खर्च भी खत्म करेंगे। रेशियो ध्यान रखना 1:3 की रहती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ये लेवल्स और लॉट साइज चेंज होने के बाद भी मैं बता रहा हूँ, उसके बाद भी रिमेन्स द सेम है। तो आपको करना कुछ नहीं है, वही 3 प्रिंसिपल्स जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, उसी पे आपको काम करना है। ऑप्शंस ट्रेडर्स को थोड़ा रुक के काम करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कॉल्स काफ़ी पिटी हुई हैं तो हम ट्रेड ले लें। हाँ, मौका देख के अगर आपको लगता है कि छोटा मोटा स्विंग मेरे को मिल रहा है, जो आ रहे हैं मार्केट के अंदर, बाय द वे 200-250 पॉइंट निफ्टी देख नहीं रहा, 300-350 पॉइंट बैंक निफ्टी भी नहीं देख रहा, तो एक बहुत अच्छा ट्रेड बनता है ऑप्शंस के अंदर, बट उसमें थोड़ा सावधान रहना। और एक और चीज़, थोड़ा ना क्रूअल हो जाना। ऐसा मत सोचना मैंने ले लिया, रे मैं तो बहुत समझदार आदमियों में से हूँ, मैंने तो यहाँ पे आके लिया है। बॉस, आज से 500 पॉइंट पहले भी निफ्टी वाला बंदा यही सोच रहा था कि मेरे से समझदार नहीं है, मैंने तो डाउनफॉल पे लिया है, लेकिन वो भी ट्रैप है। ठीक है ना? तो कौन आदमी किस जगह पर ट्रैप हो जाएगा, आप उसको थोड़ा सा देखिएगा, और आपको जब मौका लगे तभी ऑप्शंस में ट्रेड करना, छोटा छोटे प्रॉफिट्स को बुक करके निकल जाना, आपके खरीदते ही बाजार ठीक हो जाएगा। ऐसी भ्रांति मत रखना। इसलिए जो चले, जो जैसा दिख रहा है वैसा बोलना और जानना समझना सीख जाइए। ठीक है, तो ये रफ पॉइंट्स हैं। एक ही शेयर F&O बैन में है, वो है मनापुरम। ऑप्शंस की जो PCR और जो पुट कॉल रेशियोज है फ्यूचर्स में, वो मार्केट को इस समय फेयर वैल्यूड बता रहे हैं, ना ही अंडर वैल्यूड ना ही ओवर वैल्यूड है। चाहे तो उसके अंदर ट्रेड हो सकता है, विक्स वगैरह सब कुछ रेंज के अंदर है, किसी तरह का कोई खास मेजर ट्रेड तो मेरे को दिख नहीं रहा। किरण जानी अभी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही ध्वनि पटेल भी मेरे साथ जुड़ रही हैं कार्यक्रम में, मैं उनको भी देख पा रहा हूँ। और किरण, पहले आपके पास आते हैं जब तक ध्वनि का फ्रेम वगैरह सब कुछ ठीक हो जाए। सर, कुछ पॉइंट्स आप जोड़ना चाहे तो बताइए। वैसे तो ज़्यादातर पॉइंट्स को मैंने कवर करके रखा, लेकिन अगर आप उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं या फिर कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ पहले वो बता दीजिए इंडेक्स पे सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे आपने बताया, ज्यादातर पॉइंट आपने डिस्कस के लिए मैं टेक्निकली सीधा डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की स्ट्रेंथ अगर हम देखें टेक्निकली, सो नो डाउट बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग है, जो चीज आपने भी हाईलाइट की है। लेकिन निफ्टी के ऊपर डिस्कस करें तो लास्ट 2 दिन से जो गिरावट आ रही है, हम देख रहे हैं कि एक गैप डाउन ओपनिंग भले ही हो रहा है, लेकिन उसके बाद का जो डैमेज होना चाहिए वो डैमेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट संभलने की कोशिश कर रहा है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है कि जो रैली स्टार्ट हुई थी वो करीबन अप्रैल मई 2023 से ये रैली स्टार्ट हुई थी, जहां हमने देखा था कि करीबन 16,000 के आसपास अपना मार्केट था, 16-17,000 के आसपास। उसके बाद 26,400 तक की एक वन वे रैली आई। इसके ऊपर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करते हो तो 38% का जो लेवल है, वो अगर आप फ्यूचर्स के ऊपर देखोगे तो 22,600 है, स्पॉट के ऊपर देखोगे तो 22,400 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं एक मेजर जंक्चर है। हमने देखा है कि अब तक अगर मार्केट में कोई भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है, वो 30% से ज्यादा रिट्रेस नहीं होता है अपने टॉप से। सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि हम यहाँ से एक रिवर्सल देख सके। हालांकि लास्ट टू लास्ट देखिए, एक जो कैंडल है वो रिवर्सल कैंडल ही बनी हुई है। अगर मार्केट जो लो बना था 22,500 का, उसको ब्रेक नहीं करता है, और जो हाई बना है 22,625 का इंट्राडे में, वो क्रॉस करता है, सो इट विल कंसीडर एज अ ब्रेकआउट, और वहां से एक बार लॉन्ग करना चाहिए। सो करंट मार्केट प्राइस से नहीं, लेकिन हम कंडीशनल बाई दे रहे हैं, 22,625 के ऊपर आप लॉन्ग कीजिए निफ्टी। स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 22,500 का रखना है, या तो 22,500, क्योंकि काफी लोगों ने 22,500 का स्टॉप लॉस रखा होगा, तो मार्केट वो जानता है, तो देयर आर चांसेस कि वो 10-15 पॉइंट से वो ब्रेक भी करे। तो इट इज पॉसिबल 22,400 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मैं रिपीट कर दूं, 22,625 के ऊपर लॉन्ग जाइए, 22,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जैसे ही मार्केट 22,600 के ऊपर सस्टेन होता है, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली 23,000 टूवर्ड्स आ सकती है। सो हम काफी बुलिश है। 22,600 के 22,625 प्रिसाइजली डेफिनेटली लॉन्ग जाना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ओवरऑल 48,500 का लेवल उसने होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे भी आप 48,000 के नीचे का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में जैसे ये 49,000 क्रॉस करता है, एक शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे 50,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस में आप लॉन्ग करके जा सकते हैं, जो लेवल हमने बताया उसके हिसाब से। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर लॉन्ग करने की सलाह